हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत का उदय, जो आपके बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको बता दूं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पार्ट 1 जो है इसका अपलोड हो चुका है, तो आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की और चैप्टर को थोड़ा हम आगे और बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो के जो है आप एंड तक बने रहेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत का हमने उदय किया था और मोहम्मद गोरी से हमने शुरुआत की थी। मोहम्मद गोरी का जो सुल्तान बहुत बड़ा बना था बाद में, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका कौन था? ये इसका दास था। ये दिल्ली का सुल्तान बना था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1210 में। 1206 से लेके 1210 तक का जो टाइम पीरियड है, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ा था और इसकी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और इसकी बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में पढ़ा था कि इसको किस तरह की कठिनाइयाँ जो हैं बहुत महसूस हुई। सफलताएं हमने देखी, गजनी की विजय हमने देखी, वैवाहिक संबंध किस तरह की इस तरह ने बनाए, दास्ता से अपने आप को कैसे इसने अपने आप को मुक्त किया दास्ता से, बंगाल की अधीनता, हिंदू सरदारों का दमन और इसकी सफलताएं। तो ये सब कुछ मैं आपको पार्ट 1 में मैं करवा चुकी हूँ। तो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आराम शाह की। ये कौन था? ये था पुत्र किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। उसके बाद उसका पुत्र जो है आराम शाह गद्दी पर बैठा था, जो कि नालायक था, किसी काम का नहीं था, ठीक है। और जो प्रांतीय वहाँ के सूबेदार थे और कुछ सरदार थे दिल्ली के, सुल्तान मानने से इसको बिल्कुल ही इनकार कर दिया था, ठीक है। और कुछ जो है इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो आराम शाह था वो इल्तुतमिश आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसकी 3 पुत्रियां थी, जिसमें से एक का विवाह जो हुआ था इल्तुतमिश, जो इसका दामाद था, जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा है। दूसरा था जो था नासरुद्दीन को बादशाह के साथ इसने किया था। और आराम शाह को कुछ तुर्क सरदारों ने जो है गद्दी पर सिर्फ बिठाया था। हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई पुत्र था, ठीक है। यही कारण था कि जो नासरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान में और अली मर्दान ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और बदायूं के जो गवर्नर थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे, इल्तुतमिश को दिल्ली आने का जो है निमंत्रण भेज दिया गया था। तो इल्तुतमिश ने अमीरों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, तो इसलिए वो दिल्ली पहुंचा अपनी जो है सेना को लेकर, और वहाँ पर जो बहराम शाह गद्दी पर बैठा था उसको हराया, उसको गिरफ्तार किया, उसका वध कर दिया। तो इस तरह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का अंत हो गया, ठीक है। तो सिर्फ आराम शाह की सिर्फ इतनी सी कहानी है कि वो थोड़े टाइम के लिए ही गद्दी पर बैठा था और जो कुछ सरदार थे, तुर्क सरदार थे, उन्होंने इसको गद्दी पर बिठाया था। टाइम पीरियड इसका ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1210 ही आप इसको काउंट करोगे, क्योंकि इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठता है और जो कि बहुत ज़्यादा योग्य था, जो आज हम मेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं आज। 1211 से लेकर 1236 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके इल्तुतमिश का है, तो इसको आपने को ध्यान से पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है लाहौर के जो तुर्क सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को दास वंश की गद्दी पर बिठा दिया था, उसे दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। बिल्कुल भी योग्य नहीं था, वही बात है दोबारा आपके लिए आ रही है। दिल्ली और अन्य प्रदेशों के शक्तिशाली सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। इससे बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी को सुल्तान मानने से इनकार कर रहे हो तो जो समस्त राज्य में क्या होगी, अशांति हो जाएगी और अव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह फैल जाएगी। इन दो जो जब ये चीज़ आपके राज्य में होने लग जाए, जो आपके दुश्मन होते हैं तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आप सबको ये बात मैंने बताई थी कि जो कुबाचा था वो भी गोरी का क्या था, कौन था वो भी उसका दास था। तो इस व्यवस्था का लाभ उठाकर नासरुद्दीन कुबाचा ने क्या किया, मुल्तान पर और अली मर्दान ने बंगाल में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। तो आराम शाह राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और जो विद्रोह थे जो इस समय इन दोनों की वजह से हो रहे थे, वो बिल्कुल इनको दबाने में असफल रहा। तो संकट आ गया था भाई राज्य पर, और संकट के इस दौर में जो ऐबक के विश्वासपात सरदारों ने उसके दामाद जो है इल्तुतमिश को भेजा
उस समय बदायूं का गवर्नर था, जो इल्तुतमिश उस समय कौन था, वो बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, और सल्तनत की जो है बागडोर संभालने के लिए इससे प्रार्थना की, इसको निमंत्रण भेजा। तो इसके बाद जो है इल्तुतमिश क्या आया, इल्तुतमिश जो है डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा। आराम शाह ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी सेना लेकर इल्तुतमिश के विरुद्ध निकल पड़ा। तो दिल्ली के निकट दोनों ही सेनाओं में क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। अब आपको कहानी समझ आ गई होगी। और इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको आराम शाह को गिरफ्तार भी कर लिया, उसका वध भी कर दिया, और अपने आप को जो है दिल्ली का सुल्तान फाइनली इसने घोषित कर दिया। अब बात करेंगे हम इल्तुतमिश के आरंभिक जीवन की, ये उसका बैकग्राउंड था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर देंगे। इल्तुतमिश का पुराना नाम क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके पिता का नाम क्या था, इल्म खां था, जो मध्य एशिया के कबीले का कौन था, मुखिया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था इल्तुतमिश, बहुत ही गुणी व्यक्ति था, और वह अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और अतः उसके अपने भाई उससे ईर्ष्या करने लग गए थे। तो एक दिन धोखे से उसने इल्तुतमिश को बुखारा जा रहे एक व्यापारी काफिले को बेच दिया। यहाँ भी बेचा गया भाई इल्तुतमिश को, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया था। अंत में उसे एक सौदागर था जिसका नाम था जमालुद्दीन। क्या नाम है, जमालुद्दीन ने इल्तुतमिश को खरीद लिया था। और कहाँ ले गया इसको, गजनी ले गया। और उस व्यापारी ने इल्तुतमिश को पहले किससे मिलवाया था, मोहम्मद गोरी को बेचना चाहा, परंतु इस व्यापारी को अच्छी रकम नहीं मिली, तो वो ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद वो इल्तुतमिश को कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। ठीक है, तो कौन ले गया, दिल्ली ले गया। कौन ले गया, जमालुद्दीन ले गया। वहाँ पर इसको किसने खरीदा, जो मोहम्मद गोरी का जो था दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने खरीदा 1197 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश बचपन से ही बहुत ज़्यादा होनहार था। अपनी योग्यता से उसने स्वामी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जल्दी ही वह उन्नति करता हुआ एक सर जानदार, जान थी उसमें बहुत, तो इसको ये सर जानदार किसे कहा जाता है, जो शाही अंगरक्षकों का जो प्रमुख होता था, सर जानदार इसको कहा जाने लगा। अमीर ए शिकार, शाही शिकार का वरिष्ठतम अधिकारी, यानी इसको 2 महत्वपूर्ण पद मिल गए। ठीक है, और 1205 में मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध जो युद्ध किया था, तो इसने अपना साहस का परिचय दिया था। ठीक है, 1205 की बात है ये। इल्तुतमिश ने असाधारण साहस का परिचय दिया, और गोरी भी इसके कार्यों से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने ऐबक को कहकर इसे इल्तुतमिश को दास्ता से इसको मुक्त करा दिया। देखिए क्या हो रहा है। और इसके बाद ऐबक इतना खुश हो गया कि ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश के साथ कर दिया, और उसको बदायूं का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है, ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 में। उसके बाद उसका पुत्र जो आराम शाह गद्दी पर बैठा था, बहुत ही अयोग्य था, चारों ओर अशांति थी, कई प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो इल्तुतमिश ने सरदारों के सहयोग से आराम शाह को दिल्ली के जड़ नामक स्थान पर, ये आप जो है स्थान याद रखेंगे, जड़ नामक स्थान पर इसको पराजित कर दिया, और उसका विनाश कर दिया, उसका वध कर दिया, और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इसका टाइम पीरियड आप सबने याद रखना है, 1211 से लेकर 1236 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके इल्तुतमिश का है। और उसने जो उसकी राजधानी थी लाहौर के स्थान पर, अब उसने अपनी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये कहानी भी आपको समझ आ गई होगी, कहाँ किसको कौन बेच रहा है, कहाँ कौन किसको खरीद रहा है। वही बंदा उसका दामाद बन गया, और मोहम्मद गोरी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया था 1205 में। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि उसको कठिनाइयाँ कौन कौन सी महसूस हुई हैं जब वो गद्दी पर बैठा, इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। तो 1211 में जब वो गद्दी पर बैठा, जब वो सुल्तान बना, तो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत की जो राजनीतिक स्थिति थी बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी थी, बहुत बुरी तरह हो चुकी थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी मर चुका है और आराम शाह भी मर चुका है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया था, और अपना अधिकतर समय इसने युद्धों में बिताया था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने जो है युद्धों में अपने टाइम को दे रहा है, तो वो अपने शासन को ज़्यादा सुदृढ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका टाइम ही ज़्यादा युद्ध में चला गया है। तो उसने प्रदेशों का शासन जो प्रबंध है, भूमि कर है, इकट्ठा करने का अधिकार शक्तिशाली तुर्क सरदारों के हाथों में ही रहने दिया था। ठीक है, तो दूसरी ओर तो कई सरदार तो इल्तुतमिश को अपना सुल्तान मानने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको यूं हो रहा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा था कि हमें हर चीज़ इकट्ठा करने का अधिकार था, तो आज हम इसको ये चीज़ क्यों दें। तो बंगाल और बिहार के जो खिलजी सरदार थे, और सिंध में जो कुबाचा था, गजनी, और पश्चिमी भारत में जो ताजुद्दीन यलदौज था,
वो ऐबक की मृत्यु के बाद अपनी स्वतंत्रता घोषित इन्होंने अपने आप ही कर दी थी। तो इस प्रकार इल्तुतमिश का राज्य दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था, क्योंकि ये सब अपने आप को ही वहाँ का राजा घोषित कर चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी आराम शाह की जो है स्थिति के कारण वहाँ की जो स्थिति थी बहुत बहुत भयंकर हो गई थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इस राज्य में शांति व्यवस्था बनाने की थी। अगर एक तो पहले वो जो क्षेत्र है वो सिकुड़ गया है, बंदा बाहर नहीं जा सकता है। जो आपको क्षेत्र मिला है उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें सबसे पहले आपको शांति स्थापित करनी है। ये इसकी सबसे बड़ी कठिनाई रही है। शक्तिशाली सरदार कभी भी उसके राज्य को छिन भिन कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा दायरा उसके क्षेत्र से बाहर ही पनप रहा था। तो इसलिए इल्तुतमिश के सामने सबसे जो है प्रमुख समस्या यही थी कि अपने राज्य को वो किस तरह संगठित करे। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते समय अनेक ऐसे सरदार थे जो उसकी तरह मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के दास रह चुके थे। तो वो इल्तुतमिश को बहुत अपने से अधिक योग्य मानते थे, अपने आप से शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं समझते थे। वे उसे सुल्तान में के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, उसकी बजाय तुर्कों को गद्दी हटाने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कैसे इन सरदारों को अपनी ओर करे। आप कोई भी आपके अगर अगेंस्ट करा है तो आपके सामने ये सिचुएशन आएगी कि कैसे आप उसको अपने अंडर करो। तो इनमें से अधिकतर कुतुबी और मुइज़ी जो है सरदार थे, तो ये आप याद कर सकते हो किस तरह के सरदार उस समय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या थी इसकी कठिनाई की इल्तुतमिश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सिंध और जो मुल्तान के सूबेदार थे जो थे नासुद्दीन को बादशाह की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी बहन की शादी इससे की थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को मुल्तान का और सिंध का जो है अपना गवर्नर घोषित कर दिया। ये आपको याद रखना है कि कुबाचा ने अपने आप को कहाँ का गवर्नर घोषित किया था, तो इसने मुल्तान का और सिंध का जो है अपना गवर्नर इसको घोषित कर दिया था। उसने आगे जाकर इसको बाचा ने क्या किया, उसने आगे बढ़कर बठिंडा में, कोहराम में, सरस्वती में, लाहौर में, इन सब पर अपना अधिकार कर लिया। बहुत ही वीर था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, और ये ऐबक का बहनोई भी था। तो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर अपना जो है ये पहला अधिकार समझता था। तो नासरुद्दीन को बादशाह के होते हुए इल्तुतमिश शांति से शासन नहीं कर सकता था, एक बहुत बड़ी कठिनाई। इल्तुतमिश का एक और शक्तिशाली शत्रु था ताजुद्दीन यल्दौज। ये भी मोहम्मद गोरी का सेनापति था, और मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हुई थी 1206 में, तो अपने आप को गजनी का इसने स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। किसने? यल्दौज ने गजनी का कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसकी शक्ति को पूर्ण रूप से कुचलने में असफल रहा था। तो ऐबक की जैसे ही मृत्यु हुई तो उसने हिंदुस्तान का शासक बनने की गतिविधियां शुरू कर दी, और इल्तुतमिश को मात्र एक सूबेदार ये मानता था, इससे ज़रूरत से ज़्यादा इसको कभी तवज्जो दी नहीं। तो जब तक इल्तुतमिश ताजुद्दीन यल्दौज की शक्ति को नष्ट नहीं कर देता था तो वो दिल्ली का सुल्तान वासुसान जो है माना नहीं जा सकता था। तो देखो कितनी कितनी उसको डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ी है इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठते ही। बंगाल में जो खिलजी सरदार भी थे वो भी इल्तुतमिश के लिए सिरदर्द बने होते। किस तरह कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपने शासन में बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, और वहाँ को याद करो, कल अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप पहले देखो। तो बंगाल की राजनीति में अपना हस्तक्षेप किया था और वहाँ का सूबेदार घोषित किया था अली मर्दान को। मर्दान ऐबक को प्रतिवर्ष क्या देता? टैक्स देता था। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है उसके बाद उसे न केवल कर देने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी स्वतंत्रता भी उसने घोषित कर दी। लो भाई, और यहाँ तक कि जो उसकी गयासुद्दीन की जो उपाधि थी वो भी उसने धारण कर ली। तो अली मर्दान इल्तुतमिश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। नेक्स्ट है इसकी समस्या कि इल्तुतमिश जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो भारत पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। मंगोल बहुत 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 बुरे थे। एक ये लड़ाकू जाति थी, कहाँ की थी? ये मध्य एशिया की थी, ठीक है। और इसका जो नेता था वो कौन था? चंगेज कहाँ था? वो मध्य एशिया के अनेक राज्यों को नष्ट करता हुआ ख्वारिज़्म के शासक जिसका नाम था शाह जलालुद्दीन, ये इसका पीछा करता करता हमारे भारत तक पहुंचा। भारत में कौन सी नदी तक पहुंचा? तो सिंध नदी तक ये पहुंच गया, और इसके सम्मुख ये बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी कि वह कैसे मंगोलों के खतरों से अपने राज्य को बचाए। बात इन दोनों की हो रही है, चंगेज़ खां और जलालुद्दीन की, लेकिन खतरे में कौन सा आ गया? हमारा भारत आ गया। जालोर है, रणथंबोर है, कालिंजर है, ग्वालियर की जो राजपूत शासक भी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश शासन करे। इन सभी राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रखे थे, तो दिल्ली पर थी, सबकी नज़र दिल्ली पर थी। अनेक कठिनाइयों में इल्तुतमिश के सामने खोखर जाति के आक्रमण थे। खोखर बहुत ही लड़ाकू जाति थी, लोग अक्सर लूटपाट करते थे। एक दास
होने के नाते भी उसके लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं था। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग न होने के बराबर। तो आप देखो इसके बाद भी कई बंदे आए हैं, इसकी बेटी पे गद्दी पर बैठी है। तो देखो कितनी कठिनाइयाँ जो हैं, आज आपने इस चीज़ को फील किया होगा। तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही रहेगा। तो कल हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश की सफलताएं कौन कौन सी रही हैं। तो आप देखोगे ये सबका जो आज मैंने आपको बताया है, ये इनका सबका दमन करेगा, गद्दी पर बैठेगा ये और अपना शासन भी करेगा, सबसे ये युद्ध करेगा। ठीक है, तो कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और कल ही मैं आपको रुकन उद्दीन फ़िरोज़ भी करवा दूंगी। ठीक है, और इसके बाद जो है हम फिर परसों करेंगे रज़िया सुल्तान, जो इसकी इल्तुतमिश की एक योग्य पुत्री थी। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। हम जैसे आराम से अभी करेंगे क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, सेकेंड ईयर वालों बहुत नई चीज़ है, ये कभी पढ़ी भी नहीं होगी। तो हम आराम से करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ इसको करते जाएं और याद करते जाएं, क्योंकि अगर आप अगला जो है आप मेरी क्लास देखेंगे तो पिछली क्लास आपको, अब 2 क्लासेस हो गए तो 2 क्लासेस आपको याद होनी चाहिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। तभी आपको जो है करंट जो भी पढ़ाऊँगी तो वो आपको समझ आएगा। तो आप साथ साथ जो है करते जाइए। तो चलिए, कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा है सेशन तो प्लीज़ आप सभी आप लाइक ज़रूर करके जाएंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करेंगे और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कल एक बढ़िया से सेशन में मिलते हैं। इल्तुतमिश की सफलताएं जो है कल हम कंप्लीट करेंगे और अगला शासक हम पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप सब ने ज़रूर देना है जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।